Hello to all of you guys. Hi everyone, and welcome all of you to the Unacademy channel Rank Up. So how are you guys? कैसे हैं आप सब बच्चे? So guys, welcome all of you to the session और फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए. तो क्या मैम की आवाज सबको सुनाई दे रही है? एक बार मैम को थम्स अप दे दीजिए. एवरीवन कमेंट सेक्शंस में थम्स अप दे दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द टुडेज क्लास. तो देखिए, अगर आज की क्लास की बात करें तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टर्म्स. ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो जरूरी है हमारे लिए टू अंडरस्टैंड द थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो हमें उसके बारे में पता होने चाहिए, तभी हमें थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर अच्छे से समझ आ जाता है. ठीक है, तो आज हम उन टर्म्स के ऊपर, बेसिक टर्म्स के ऊपर थोड़े से एफर्ट्स डालेंगे कि हमें एक बार वो टर्म्स क्लियर हो जाए तो हम उस चैप्टर के अंदर की जो डिटेलिंग है, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, क्वेश्चंस को समझने के लिए हमारे पास वो टर्म्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है. सो लेट्स गो अहेड विद द टुडेज सेशन फॉर थर्मोडायनेमिक्स, जिसके अंदर हम करेंगे कि कौन से वो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं which we should know to understand this chapter. So let's go ahead with this session, guys. So I'm your chemistry educator Khushbu Chopra ma'am with you, and we are going to go ahead with the session. You can see I have done CSIR NET in chemical sciences with All India rank 27, and I have experience as a quota faculty, and now this journey is with all of you guys and with an academy. तो चलिए हम अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं with this टॉपिक ऑफ योर इम्पोर्टेंट टर्म्स इन योर थर्मोडायनेमिक्स. तो देखिए, सबसे पहले मैम आपको बता दें कि अन अकेडमी के जो प्लस कोर्सेज है वो आपको प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे लाइव क्लासेस, हर हफ्ते टेस्ट, एंड यू आर गोइंग टू गेट द अनलिमिटेड एक्सेस. अनलिमिटेड एक्सेस मीन्स 24/7 आपके लिए. ऑल एजुकेटर्स आर अवेलेबल. यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरीज, और इसके अंदर हम आपको प्रैक्टिस सेशंस भी कराते हैं, सो यू कैन एनरोल इन दिस. इतना ही नहीं, आपके पास आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन भी है, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे आपको मिलती है पर्सनल गाइडेंस. ओके, आपके प्रॉपर टेस्ट का यहाँ पे आपको बताया जाता है कि किस तरीके से आपको उसके अंदर इंप्रूवमेंट करनी है. सो प्रॉपर एनालिसिस इज गोइंग टू बी डन हियर. Okay, so these are the benefits if you go with these batches. So अगर आप इन बैचेस में एनरोल होना चाहते हैं, सो यू कैन सी, अगर आप प्लस कोर्सेज को लेते हैं फॉर योर 12 मंथ, आपको मिलेगा यहाँ पे 54% का ऑफ. एंड यू कैन सी विद द रेफरल कोड एज योर HELA20, यू आर गोइंग टू गेट द एडिशनल 10% का और भी ऑफ मिलता है. इतना ही नहीं, अगर आप 24 मंथ्स के कोर्स पे जाएंगे तो आपके पास 67% का ऑफ है. अगेन यू विल गेट द additional 10% by using this referral code as HELA20. So you can see ये आपके पास आइकॉनिक बैचेस के सब्सक्रिप्शन है. आइकॉनिक पे अगर आप 18 मंथ का लेते हैं तो यू विल गेट 30% ऑफ, और यहाँ पे भी आप कोड का यूज कर सकते हैं टू गेट एडिशनल 10% का ऑफ. ओके, सो बस इसी कोड के साथ हम अपना आज का सेशन को स्टार्ट करेंगे, दैट इज HELA. सो गाइज, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इन कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं. आप सिंपली इन कोड का यूज कर सकते हैं टू गेट द एडिशनल 10% ऑफ ऑन योर कोर्स. यू कैन ऑल्सो यूज दिस ओके, सो यू विद दिस सुपर अमेजिंग पावर. सो मैम बता दें आप सबको, इस पावर के साथ हम अपना आज का सुपर सेशन को क्या करेंगे, बिगिन करेंगे. सो आर यू रेडी एवरीवन? सो बिल्कुल सब लोग रेडी है ना आज के सेशन को समझने के लिए कि आखिरकार आज के सेशन में हमारे पास क्या है. ओके, सो आप इस कोड का यूज कर सकते हैं गाइस. यू ऑल कैन यूज दिस कोड टू एनरोल इन योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस. ओके, तो चलिए हम देखते हैं. अगर आप IIT-JEE आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पे आपको अनअकैडमी का ब्रांडेड स्टडी मटेरियल भी फ्री में मिलता है. तो आप ये फ्री का ब्रांडेड स्टडी मटेरियल को भी यूज कर सकते हैं जो 12, 18 और 24 मंथ्स के एनरोलमेंट पे आपको मिलेगा. ओके, एज वेल एज यू ऑल गाइस कैन फॉलो योर मैम ऑन अनअकैडमी ऐप. आप सब मैम की प्रोफाइल पे जाके मैम को फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, अनअकैडमी पे मैम की प्रोफाइल पे जाके मैम को फॉलो कर लीजिए, और जैसे ही आप मैम को फॉलो करेंगे यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस फॉर माय क्लासेस. तो चलिए गाइज, हम अपना आज का यहाँ पे सेशन जो है थर्मोडायनेमिक्स का उसको बिगिन करेंगे, और उसके अंदर हम देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं विच वी शुड नो टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. सो लेट्स गो विद द सेशन. ओके, तो चलिए हम अपना सेशन को स्टार्ट करेंगे. अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि व्हाट इज योर थर्मोडायनेमिक्स. जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो ये होता क्या है ना. तो देखिए, इसको हम देखते हैं. तो इट इज सिंपली व्हाट, थर्मोडायनेमिक्स. थर्मो मीन्स हीट.
isn't it? It is the energy. Heat is what? Heat is a form of energy, and dynamics is motion. तो जब भी आपका हीट का ट्रांसफर होगा, so we can say it's made up of your two word, thermo and one is your dynamics, है ना. तो अगर हमने वर्ड थर्मो की बात करी, सो वी कैन से इट इज सिंपली द हीट, है ना. और डायनेमिक्स की बात करी तो इट इज सिंपली द ट्रांसफर, ओके, द मूवमेंट. सो व्हाट वी कैन से ट्रांसफर और द मोशन ऑफ हीट और एनर्जी, है ना. तो इस जब भी आपके पास हीट का या एनर्जी का, हीट इज अ व्हाट, हीट इज अ फॉर्म ऑफ योर एनर्जी. तो जो भी हम एनर्जी के किसी भी फॉर्म में, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, आइदर इन द फॉर्म ऑफ वर्क, अगर आप एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, तो एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफर, हीट का ट्रांसफर. अगर आप कोई काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उसमें हमारी बॉडी का एनर्जी का क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है. तो ये सारी चीजें, ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा किस चैप्टर के अंदर आता है, थर्मोडायनेमिक्स में आता है. ये चैप्टर आपका फिजिक्स में भी आता है और ये चैप्टर आपका केमिस्ट्री में भी आता है. तो अगर आप ये चैप्टर को अच्छे से समझते हैं तो आपका दोनों तरफ ये चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं. ओके, सो आपको दोनों तरफ फायदा होगा, केमिस्ट्री में भी फायदा होता है एज वेल एज फिजिक्स में भी फायदा होगा. सो लेट्स गो अहेड. तो हम देख सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ये किससे डील करेगी, एनर्जी, कि किस तरीके से एनर्जी का इंटरेक्शन है बिटवीन द टू बॉडीज, ओके, और किस तरीके से वो इफेक्ट कर रही है किसी भी प्रॉपर्टी को, मैटर को इफेक्ट कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, आपने खाना खाया, आप में एनर्जी आई, यस और नो. आपने कुछ वर्क करा तो वो एनर्जी का क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, यस और नो. सो दैट एनर्जी इज गोइंग टू ट्रांसफर. जो आपकी बॉडी में सेव थी एनर्जी, वो वर्क की फॉर्म में क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, इट्स गेटिंग कन्वर्टेड. तो हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ओके, बिटवीन द टू बॉडीज. तो इसी तरीके से ऐसे ही हम बहुत सारे देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि ये जो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स का, ये ऐसा चैप्टर है जो बहुत डे टू डे लाइफ में आपके लिए इस्तेमाल में आता है. यू विल गेट टू नो कि किस तरीके से आपके जो इंजन हैं दे आर गोइंग टू वर्क, किस तरीके से एसी की फंक्शनिंग होती है, किस तरीके से रेफ्रिजरेटर की फंक्शनिंग होती है. तो ये सारी फंक्शनिंग एक्चुअली में इज अ पार्ट ऑफ योर थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर. ओके, सो लेट्स सी कि आखिरकार इस चैप्टर का कहाँ कहाँ पे स्कोप है, ये क्यों चैप्टर हमें पढ़ाया जा रहा है, इससे हमें केमिस्ट्री में क्या पता चलता है. क्योंकि अगर हम बात करें इंजन्स एंड ऑल, तो ये सब आपका फिजिक्स में डील करेगा, यस और नो, कि किस तरीके से एसी के अंदर इसका यूज है, रेफ्रिजरेटर के अंदर इसका यूज है, मोटर्स में इसका कैसे यूज है. बट किस तरीके से हम इसको केमिस्ट्री में लेके आ रहे हैं ये हम यहाँ पे समझेंगे. सो व्हाट इज द स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन केमिस्ट्री. तो देखिए, आपके पास बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन. अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि कल को जो आपके पास आपका डायमंड है वो कल को कोयले में कन्वर्ट हो जाएगा, इट्स गोइंग टू कन्वर्ट इनटू योर ग्रेफाइट फॉर्म. तो क्या आप उस डायमंड को परचेज करेंगे. अगर हमने कहा कि कल आपका जो डायमंड है इट्स गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू योर कोल, तो क्या आप इतना महंगा डायमंड का सेट खरीदेंगे, है ना. तो इस तरीके से कल को कोई कह दे आपको कि ये जो आपका मोबाइल है, आप इसको ऑक्सीडेज, आप इसके अंदर कोई रिएक्शन कराओ एंड इट्स गोइंग टू कन्वर्ट इनटू गोल्ड, और ये गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. अब आपको कैसे पता चलेगा कि क्या ये रिएक्शन हो सकता है. आपसे कहा ये वाला मैटर ले लो, इस मैटर को हीट करो, ये गोल्ड में बदलेगा. तो क्या कोई चीज पॉसिबल है या नहीं, वो चीज हमें इस चैप्टर से पता चलेगी. अबाउट एनी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस दुनिया में हो सकता है या नहीं, दैट मीन्स द फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस वी आर गोइंग टू फाइंड फ्रॉम दिस चैप्टर. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं, किसी भी चीज का होना या नहीं होना, किसी भी रिएक्शन का, वो हमें थर्मोडायनेमिक्स से पता चलेगा. कब तक वो प्रोसेस हो सकता है, एक्सटेंट ऑफ प्रोसेस, कब तक वो प्रोसेस होगा, वो हम यहाँ से पता लगाएंगे. अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिनके यूज से हमें पता चलेगा कि कब तक एक्सटेंट होगा किसी भी प्रोसेस का, कब तक वो प्रोसेस होने वाला है, क्या फिजिबिलिटी होगी उस प्रोसेस की, और कितनी एफिशिएंसी से वो प्रोसेस हो रहा है. क्या वो कंप्लीटली 100% हमें प्रोसेस करके दे रहा है, या 80% प्रोसेस हो रहा है, या आधा प्रोसेस हो रहा है, हमें उसका कोई फायदा ही नहीं हो रहा. वो प्रोसेस हो भी रहा है पर वो इतना इनएफिशिएंट है कि हमें उससे कोई बेनिफिट नहीं हो पा रहा. ये सारी इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक के ऊपर. सो लेट्स सी किस क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, जिसके यूज से ये चैप्टर हम समझ सकते हैं. तो हम आज का जो सेशन है ये बस हम उसी टर्म्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं कि व्हाट आर दोज टर्म्स जिससे हमें ये थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर समझ आएगा.
ओके, और यही टर्म्स हम देखेंगे बार बार हमारे न्यूमेरिकल्स में भी आते हैं। तो जब हमारे ये टर्म्स क्लियर होंगे तभी हम इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो लेट्स हैव अ लुक। तो सबसे पहले अगर मैम बात करें सिस्टम, सो व्हाट इज योर सिस्टम, ये सिस्टम क्या होता है इसको हम देखते हैं। तो देखिए, अगर आप किसी भी लैब के अंदर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आप मान लीजिए आप केमिस्ट हैं, है ना, और आप केमिस्ट्री के लैब में हैं और आप केमिस्ट्री स्टूडेंट्स हैं, तो आप सब केमिस्ट्री लैब में हो सकते हैं। तो अगर आप केमिस्ट्री के लैब में वर्क कर रहे हैं तो आपने एक बीकर लिया, है ना, आपने उस बीकर के अंदर पानी डाला, और जैसे आपने उस बीकर के अंदर पानी डाला फिर आपने उसके अंदर क्या करा, कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व कर दिया। तो जैसे आप बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व करेंगे तो आप व्हाट यू आर गोइंग टू सी, आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपके पास कैसा कलर आ जाएगा, फटाफट इससे बताइए, सब लोग बताएंगे कॉपर सल्फेट का कैसा कलर आ जाएगा। जैसे आप डिसॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ ब्लू कलर आ रहा है, यस और नो। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर आ रहा है। अब आपने क्या करा, यहाँ पे एक जिंक की रॉड रख दी, आपने यहाँ पे जिंक की रॉड रख दी। ओके, नाउ अब आप क्या कर रहे हो, आपकी इतनी बड़ी केमिस्ट्री की लैब है और आप किसके ऊपर काम कर रहे हैं, यू आर ओनली वर्किंग ऑन दिस बीकर। आप बस इस बीकर के साथ काम कर रहे हैं। पूरी लैब में इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे, उन सबको आपने छोड़ दिया, पर आप किससे डील कर रहे हो, एक बीकर से डील कर रहे हो, और आप देख रहे हो उस बीकर के अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है। तो वो बीकर आपका क्या बन चुका है, सिस्टम बन चुका है, जिसके ऊपर भी आप काम कर रहे हैं। इतने बड़े यूनिवर्स में सब कुछ छोड़ दो, द वन ऑन विच यू आर वर्किंग, जिस बीकर पे आप काम कर रहे थे वही बीकर अब आपका क्या बन चुका है, सिस्टम बन चुका है। इज इट क्लियर कि सिस्टम क्या होता है? ओके गाइस, अब इस सिस्टम के अलावा आपकी इतनी बड़ी लैब, इतना बड़ा यूनिवर्स, सो एवरीथिंग अदर देन दिस बीकर, इस बीकर के अलावा जो भी कुछ बचा है ना, वो हमारा क्या बन जाएगा। सो लेट्स सी, वो हमारा क्या बन जाएगा। तो यस, तो हमने कहा कि दैट पार्ट इज गोइंग टू बी नोन एज योर सराउंडिंग्स। तो ये क्या बन गया हमारा सराउंडिंग। इस बीकर के अलावा जो भी कुछ हमने यहाँ पे हमारे एनवायरमेंट में है, यूनिवर्स में है, वो सब क्या है, हमारा सराउंडिंग बन चुका है, एक्सेप्ट दिस बीकर। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट व्हिच इज रिटन हियर इज योर बाउंड्री, है ना। तो अब देख लेते हैं ये बाउंड्री क्या है। सो लेट्स हैव अ लुक एवरीवन। सो अगर हम इस बाउंड्री की बात करें, ठीक है, तो नेक्स्ट पैरामीटर हम देख लेते हैं, व्हाट इज दिस बाउंड्री। ओके, बाउंड्री क्या है, तो ये जो ये दिस इज योर बाउंड्री, यू कैन सी, जो आपके सिस्टम को और आपके सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है। यस और नो, तो आप देख रहे हैं ये बाउंड्री है जो आपके सिस्टम को और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है। ओके, सो व्हाट वी कैन से, एनीथिंग। सो बाउंड्री के नाम से ही पता चलता है, कोई भी ऐसी चीज जो सेपरेट करेगी सिस्टम को फ्रॉम द सराउंडिंग इज नोन एज योर बाउंड्री। आई थिंक ये तीनों टर्म्स आप सबको क्लियर हो चुके हैं, दैट व्हाट इज योर सिस्टम, बीकर इज योर सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल सराउंडिंग अदर देन बीकर, एवरीथिंग इन द होल यूनिवर्स वो सराउंडिंग है, और बाउंड्री क्या है, जो आपके सिस्टम को और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है। ओके, सो दिस इज हाउ वी गेट टू नो अबाउट दीज थ्री टर्म्स। ये बहुत सिंपल थे, इनके बारे में हमने समझा। अब हम आगे चलेंगे और हम देखेंगे कि बाउंड्री कितने तरीके की हो सकती है। सो टाइप्स ऑफ बाउंड्री की भी हम बात कर सकते हैं। So first case, if I am going to tell you, boundary can be rigid. बाउंड्री आपके पास कैसी हो सकती है, रिजिड भी हो सकती है एंड फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। So let's see किस तरीके से हम कह रहे हैं फ्लेक्सिबल। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये बीकर था, है ना, तो बीकर के पास, बीकर की जो बाउंड्री थी ये रिजिड थी। इधर आप देखेंगे तो वॉल्यूम जो है कंटेनर की, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ये कैसी रहेगी, फिक्स्ड ही रहेगी, है ना, इसकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो सकता, यस और नो। तो ये बाउंड्री कैसी हो चुकी है, आपकी रिजिड बाउंड्री हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं फ्लेक्सिबल बाउंड्री। फॉर एग्जाम्पल आपने बलून लिया, है ना, आपने बलून लिया, सो यू ऑल नो ये जो बलून आपने लिया है, इस बलून की जो बाउंड्री है ये क्या हो सकती है, फ्लेक्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल बलून, है ना, तो ये बलून्स की जो बाउंड्री होती है दिस इज फ्लेक्सिबल। आप क्या कर सकते हैं, आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं, इफ यू आर गोइंग टू गिव मोर एंड मोर गैस इन दिस, तो आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे टाइट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। सो वी कैन से फ्लेक्सिबल है यहाँ नेचर में, इसकी वॉल्यूम कैन चेंज,
इसकी वॉल्यूम क्या हो रही है, चेंज कर सकते हैं हम. सो व्हाट वी कैन से, दिस इज योर फ्लेक्सिबल बाउंड्री. तो बाउंड्री को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा. इतना ही नहीं, हम कभी कभार कहते हैं कि बाउंड्री कैन बी योर इमेजिनरी बाउंड्री एंड यू कैन हैव अ रियल बाउंड्री. और दो तरीके से हम बाउंड्री को सेपरेट कर सकते हैं. कभी कभार हमारे पास बाउंड्री इमेजिनरी भी होती है और कभी कभार रियल बाउंड्री होती है. फॉर एग्जाम्पल, आपने जो बीकर लिया था उसकी जो बाउंड्री है वो आपको दिख रही है, सो दिस इज अ रियल बाउंड्री. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कहा कि आपने कहाँ पे सी वाटर की आप बात कर रहे हैं, सी वाटर की, फॉर एग्जाम्पल आप सी वाटर की बात कर रहे हैं, है ना. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका सी का वाटर है. लेट्स टेक, यहाँ पे आपका पॉन्ड है और यहाँ पे आपका क्या है, सी वाटर. अब यहाँ पे हम खुद ही सी के ऊपर, आपको पता है कोई बाउंड्री तो बन नहीं रही है, कोई भी चीज उसको कवर तो कर नहीं रही है. तो अगर हम जिस पार्ट पे काम कर रहे हैं, हमने मान लिया, ये हमने इमेजिन करा है कि यहाँ पे एक बाउंड्री है जो उसको कवर कर रही है. तो ये हमने बिल्कुल इमेजिन करके कंसिडर करा. तो ये हमारी इमेजिनेशन है कि हम वहां पे बाउंड्री नहीं थी, बट हमने उसके ऊपर बाउंड्री को कंसिडर करा. सो दिस इज द इमेजिनरी बाउंड्री केस. सो हमने अभी दो पार्ट्स में टाइप ऑफ बाउंड्री देखा. अदर देन दिस वी हैव अगेन थर्ड पार्ट ऑल्सो. व्हाट इज दिस, हम बाउंड्रीज को स्टिल दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. व्हाट इज दिस, कभी कभार आपकी बाउंड्री होती है आइसोथर्मल बाउंड्री. You have isothermal boundary and sometimes your boundary is going to be the adiabatic boundary. ठीक है, तो हम क्या देख सकते हैं, हमारे पास स्टिल दो तरीके की बाउंड्री आ जाती है. What you can see is one is going to be your okay, so this is how you are going to have, means इसको आप diathermal boundary कह सकते हैं. What you can write it as diathermal boundary. ओके, आइसोथर्मल मत लिखिए, राइट इट एज डायथर्मल बाउंड्री. ठीक है, सो दिस यू हैव डायथर्मल बाउंड्री एंड योर एडियाबैटिक बाउंड्री. सो हाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज टू टाइप ऑफ बाउंड्री ना, इसको देख लेते हैं. तो अगर हम बात कर रहे हैं आपकी एडियाबैटिक बाउंड्री की, तो हम कह सकते हैं एडियाबैटिक बाउंड्री वो बाउंड्री है वेयर देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, जहां पे आपका हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, वो हो जाएगी एडियाबैटिक. और वेर एवर द एक्सचेंज ऑफ हीट इज पॉसिबल, सो जहां पे भी आपका एक्सचेंज ऑफ हीट इज पॉसिबल, हीट अकर्स, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज योर डायथर्मल बाउंड्री. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू शो यू दिस बॉटल, तो ये बॉटल की बात करें तो पहले हमें दिख रहा है ये एक सिस्टम है. यहाँ पे आप बाउंड्री देखेंगे तो ये बिल्कुल रिजिड है ना, यहाँ पे वॉल्यूम के अंदर चेंज नहीं हो रहा है, इट्स अ रिजिड बाउंड्री. बिल्कुल मुझे दिख भी रही है, सो इट्स अ रियल बाउंड्री. ऐसा नहीं है कि मेरे को इमेजिन करना पड़ रहा है. और अगर आप देखें, अगर आप इसके अंदर गर्म पानी रखेंगे तो एक थोड़ी ही देर में इसमें पानी ठंडा हो जाएगा. यस और नो, तो क्योंकि यहाँ पे हीट का एक्सचेंज हो रहा है, तो ये जो बाउंड्री है ये हो गई हमारी डायथर्मल बाउंड्री. बट अगर इस जगह मैं क्या ले लू, थर्मस ले लू, थर्मोफ्लास्क ले लू, सो व्हाट आई कैन से, उसके अंदर पानी ठंडा नहीं होगा. तो ऐसी बाउंड्री मेरी हो जाएगी एडियाबैटिक बाउंड्री. तो आई थिंक यहां तक आप सबको समझ आ गया क्या सिस्टम है, सराउंडिंग है और आपका बाउंड्री है एंड द टाइप्स ऑफ बाउंड्री. इज इट क्लियर एवरीवन? तो मैम को फटाफट से थम्स अप दे दीजिए सो दैट वी कैन गो अहेड विद द फर्दर पार्ट. और यहाँ हम अपने आगे के पार्ट को डिस्कस करते हैं. तो देखिए, नेक्स्ट हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सिस्टम कौन कौन से हैं हमारे पास. तो अगर हम टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करें तो हमारे पास दो तरीके के सिस्टम पॉसिबल, 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम पॉसिबल हैं. सो व्हाट इज दिस टाइप्स ऑफ सिस्टम? अभी तो हमने देखा था कि सिस्टम क्या है. सिस्टम मैम ने आपको एक एग्जाम्पल बताया था बीकर का, यस और नो. तो अभी मैम ने आपको बताया जिस भी चीज पे आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बॉटल ले रही हूँ तो यहाँ पे बॉटल मेरा क्या बन चुका है, सिस्टम बन चुका है. ओके, सो अब हम देखेंगे इन सिस्टम को हमने कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करा. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सो अगर इसकी हम बात करें तो हमने सिस्टम को सबसे पहले लिया, वी हैव कंसिडर, हमने लिया ओपन सिस्टम. देखिए, नाम से ही पता चल जाएगा, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, हमें इसके नाम से पता चल जाएगा ये क्या है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग अ कप ऑफ टी, है ना, आपने एक चाय का कप ले लिया, आपने एक चाय का कप ले लिया. सो दिस कप ऑफ टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम. ओके, अगर आपने इस चाय के कप को, अगर आपने इस चाय के कप को क्या करा, कवर करके रख दिया, सो यू कैन सी दिस इज अ कप ऑफ टी. और अगर आपने इस कप ऑफ टी को क्या कर दिया, कवर करके रख दिया किसी भी लिड से. ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर
क्लोज सिस्टम। अब ये किसका एग्जाम्पल बन चुका है? क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल बन चुका है। कैसे बन चुका है? दैट आई विल डिस्कस विद यू। और अगर आपने यहाँ पे क्या ले लिया? थर्मोफ्लास्क ले लिया, और आप सबको पता है थर्मोफ्लास्क लाइक दिस, और ये कवर्ड है यहाँ से, है ना, तो ये थर्मोफ्लास्क ले लिया, इसके अंदर आपकी चाय है। So it is an example of your isolated system. So किस तरीके से हम इन तीनों को डिवाइड कर रहे हैं कि ये ओपन है, ये क्लोज है और ये आइसोलेटेड है। So let's have a look. तो जब हम ओपन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तब हमने कहा ओपन सिस्टम में आपका मास का भी ट्रांसफर होगा और आपकी एनर्जी का ट्रांसफर भी होगा। सो व्हाट यू कैन सी, इसके अंदर डस्ट आके गिर सकती है, एज वेल एज इसमें जो चाय रखी हुई है वो कुछ टाइम बाद ठंडी हो सकती है। सो दिस बिकम्स द एग्जाम्पल ऑफ योर ओपन सिस्टम। Now let's take the second case about your closed system. So अगर हम यहाँ पे क्लोज सिस्टम की बात करें गाइस, तो क्लोज सिस्टम में क्या हो जाएगा? मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा। देखिए ये मास कैंसिल हो चुका है क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया? कवर करके रख दिया है। अब ऐसा होगा, अगर आपने चाय के कप को कवर कर दिया, उसमें डस्ट तो एंटर करेगी नहीं, बट ये जरूर है कि वो चाय का कप कुछ टाइम बाद ठंडा हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं एनर्जी का ट्रांसफर तो हो रहा है बट मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा। सो अगेन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर क्लोज सिस्टम। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? क्लोज सिस्टम का। देन व्हाट वी हैव, लेट्स सी द सिंपलेस्ट केस इज द आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड में क्या हुआ? ना तो मास का ट्रांसफर, ना ही एनर्जी का ट्रांसफर, ना तो उसमें कोई चीज डस्ट एंटर करेगी और ना ही उसके अंदर रखी हुई चाय ठंडी होगी। That means in your thermoflask, थर्मोफ्लास्क के अंदर चाय ठंडी नहीं होती, you know, आप उसके अंदर ज्यादा देर तक चाय को गर्म रख सकते हैं। बट नाउ यू विल से कि मैम कुछ टाइम बाद तो हो ही जाती है, ऐसा आप सब सोचेंगे, यस और नो, कि मैम कुछ टाइम बाद तो ठंडी हो ही जाती है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आप बिल्कुल गलत नहीं सोच रहे हैं, है ना। सो व्हाट वी कैन से, नन ऑफ द सिस्टम इज द कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम। देयर इज नो परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम, देयर इज नो परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, कोई भी परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता, बट हम एक परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम, दैट इज योर यूनिवर्स, उसकी बात कर सकते हैं। अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स के अंदर जितनी भी एनर्जी है वो क्या है? कंजर्व ही है, मास उसका कहीं ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एनर्जी कहीं नहीं जा रही। सो वी कैन से यूनिवर्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ योर आइसोलेटेड सिस्टम। इज इट क्लियर? अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात करो तो हमारी बॉडी से भी मास का ट्रांसफर होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, इट इज एन ओपन सिस्टम। Okay, so this is how you can talk about the type of system. I think this is clear again to all of you. एक बार मैं आपको फटाफट से थम्स अप दे दीजिए। तो हमने देखा सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, बाउंड्री, टाइप्स ऑफ बाउंड्री एंड योर सराउंडिंग। ओके, एंड व्हाट वी कैन से कि हमारा जो यूनिवर्स है, वी कैन से कि हमारा जो यूनिवर्स है ये पूरा का पूरा किससे बना हुआ है? ये पूरा का पूरा बना है सिस्टम जिसपे हम काम कर रहे हैं। अदर देन दिस सिस्टम क्या था? सराउंडिंग था। तो इस मेड अप ऑफ योर सिस्टम एंड सराउंडिंग। हमारा पूरा यूनिवर्स किससे मिला हुआ है और किससे मिलके बना है? सिस्टम और सराउंडिंग से मिलके बना हुआ है। ये छोटी सा कॉन्सेप्ट था जो हमें पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? Now let's move ahead and let's see और कौन से टर्म्स हैं थर्मोडायनेमिक्स के जो अगर हमें पता हो तो थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। So let's go ahead and let's see all those terms. तो सबसे पहले मैम बात करेंगे what are your state variables. स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ये स्टेट फंक्शंस होते क्या है ना। आप इनको स्टेट वेरिएबल्स बोलिए चाहे आप इन्हें स्टेट फंक्शंस बोलिए। तो देखिए हम बात करते हैं ये स्टेट वेरिएबल्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, सो लेट मी राइट हियर द एग्जाम्पल्स। तो अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टार्टिंग अ रिएक्शन। आप अपनी लैब में गए और आपने क्या करा? एक बीकर लिया। ठीक है, आप लैब में गए, आपने बीकर लिया और आपने देखा कि यहाँ पे इस बीकर का, दिस बीकर इज प्लेस्ड एट अ सर्टेन टेम्परेचर T1। इस बीकर का कुछ प्रेशर था, ये P1 प्रेशर पे था। सो अगर हमने कहा यहाँ पे टेम्परेचर था, आपने ले लिया 27 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे इसका P1 पे प्रेशर आपने ले लिया 1 atm प्रेशर पे ये रखा हुआ है। ओके, इसके अंदर आपने देख लिए कि जो भी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स थे, आपने ले लिया यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स एज 1 मोल इन द रिएक्शन मिक्सचर। आपके पास कितने मोल्स थे रिएक्शन मिक्सचर्स में? 1 मोल ऑलरेडी आपने लिया हुआ था रिएक्शन मिक्सचर में। वॉल्यूम ऑफ जो कंटेनर थी वो आपके पास थी 5 ml इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस कंटेनर।
ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा इसके पैरामीटर्स के बारे में जो आपने कंटेनर को लिया इन द फर्स्ट केस। ओके, सो T1 P1 नंबर ऑफ मोल्स और इसकी वॉल्यूम, ये सब क्या बता रहे हैं, ये हमें, ये सारे वो पैरामीटर्स हैं जो हमें इस बीकर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें आपके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या पूछेंगे, आप कौन सी क्लास में हैं, कौन से बोर्ड से हैं, इजंट इट, आपका कौन सा कोर्स है, आपने कौन सा सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं, इसके थ्रू हमें आपके बारे में इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी, आपकी क्या हॉबीज है, आपका क्या इंटरेस्ट है। ओके, बट आफ्टर दिस अगर हमने कहा ये धीरे धीरे कैसे पता चलेगा हमें यहाँ रिएक्शन हुआ, तो ये तो एक स्टेट हो गई इस बीकर की, ये इस बीकर के बारे में कौन बता रहे हैं, ये सारे इसके फंक्शंस हो गए, स्टेट वेरिएबल्स जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब जैसे ही धीरे धीरे रिएक्शन होगा तो हम क्या देखेंगे, धीरे धीरे रिएक्शन होने के बाद व्हाट विल सी कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व, आप देखेंगे कि इस बीकर को जो हमने रखा हुआ है इसका टेम्परेचर अभी भी क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस पे ही है। इसके अंदर P1 क्या है, टेम्परेचर अभी भी ये 1 atm प्रेशर पे है। व्हाट यू विल सी, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्या है, अभी भी आपके 1 मोल है। बट अब आप देख रहे हो इसके अंदर वॉल्यूम जो है वो चेंज हो चुका है, और वॉल्यूम कितना हो गया है आपका, इज ओनली 2 ml। वॉल्यूम कितना रह गया, बीकर के अंदर 2 ml वॉल्यूम रह गई है। सो व्हाट यू कैन सी, क्या अब आप इसको कहोगे कि ये आपकी एक नई स्टेट बन चुकी है। अब आप इसको 1 ना लिख के, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे वॉल्यूम के पैरामीटर में चेंज हो चुका है, तो एक पैरामीटर जो है आपका वो यहाँ पे चेंज कर चुका है। तो अब ये पुरानी वाली स्टेट तो नहीं रह गई, पुरानी वाली सिचुएशन तो नहीं रह गई, तो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये बिल्कुल एक न्यू सिचुएशन बन चुकी है, एक नई कंडीशन पे आ चुका है हमारा बीकर। सो ये जो न्यू कंडीशन पे हमारा बीकर है, इसको कौन बता रहा है हमें, ये हमें वेरिएबल्स बता रहे हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ने हमें बताया। तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या बन चुका है, स्टेट वेरिएबल है ये। तो ये जो मास होता है, प्रेशर होता है, टेम्परेचर, ये सब हमारे स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, ये जो ये बताते हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसकी स्टेट में चेंज हुआ है। अब आप देख सकते हैं पहले आपका सिस्टम जो बीकर है वो फर्स्ट स्टेट पे था, और जैसे ही आपने देखा उसके अंदर कुछ वॉल्यूम के अंदर चेंज हुआ, तो अब आप कहेंगे अब ये सेकेंड स्टेट पे आ चुका है। सो ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स थे आपकी सिस्टम की, तो सिस्टम की कंडीशन को जो बताने वाली पैरामीटर्स थे, उन्हीं को हमने बोला एज स्टेट वेरिएबल्स। इज इट क्लियर? स्टेट वेरिएबल्स क्या हैं, जो हमारे सिस्टम की कंडीशंस को बता रहे हैं, उनको हमने नाम दे दिया स्टेट वेरिएबल्स का। ओके गाइस, सो नाउ लेट्स सी, अब हम कब उन स्टेट वेरिएबल्स को, सो नाउ व्हाट यू हैव सीन द स्टेट वेरिएबल्स, अब हम इन स्टेट वेरिएबल्स को क्या कहेंगे, एज सम स्टेट वेरिएबल्स आर नोन एज आर योर स्टेट फंक्शंस, है ना। तो हमने कहा ये जो वेरिएबल्स है हमारे पास, सम वेरिएबल्स आर नोन एज योर स्टेट फंक्शंस एंड सम वेरिएबल्स आर नोन एज योर पाथ फंक्शंस। तो कब हम किस वेरिएबल को स्टेट फंक्शन कहते हैं, कब किस वेरिएबल को पाथ फंक्शन कहते हैं, इसको भी देखेंगे। तो देखिए गाइस, अगर हमने बात करी कि कोई फंक्शन हमारा स्टेट फंक्शन है, तो स्टेट फंक्शन कहने का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपने देखा सबसे पहले यहाँ पे प्रेशर था P1, वॉल्यूम V1, नंबर ऑफ मोल्स N1, टेम्परेचर T1, और अभी आप धीरे धीरे ये सारे थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर्स को देखेंगे, जहां पे आप देख सकते हैं एस एक ऐसा पैरामीटर है जिसको हम बोलेंगे एंट्रोपी, ईज जो ऐसा पैरामीटर है जिसको हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी, एच एक ऐसा पैरामीटर है जिसको हम बोलेंगे एंथैल्पी, और जी एक ऐसा पैरामीटर है जिसको हम बोलेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये सारे पैरामीटर्स हम कहाँ पे पढ़ेंगे, आपके थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर में ही पढ़ेंगे। और आप देखेंगे एक बार जब आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद ये टर्म्स हर चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में आपके पास इक्वेशंस की फॉर्म में यूज होते ही रहते हैं। ओके, तो हमने कहा यहाँ पे हमारे पास एंट्रोपी हो सकता है, इंटरनल एनर्जी हो सकता है, एंथैल्पी है, एंड व्हाट यू हैव इज द गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री पैरामीटर। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी लिख लीजिए। ये सारे पैरामीटर्स हम देखेंगे, और ये सब किसके बारे में बता रहे हैं, ये फर्स्ट कंडीशन के बारे में बता रहे हैं सिस्टम। और ये अब आप देख रहे हैं ये अभी फर्स्ट कंडीशन है, अब क्या हम इसको सेकंड कंडीशन बोलेंगे, यस हम बोलेंगे इसको सेकंड कंडीशन, क्योंकि इसके अंदर अब आपका नया प्रेशर हो चुका है P2, नई वॉल्यूम हो चुकी है V2, नया नंबर ऑफ मोल्स हो चुके हैं T2, टेम्परेचर होता है, S2 एंट्रोपी हो गई है, E2 इंटरनल एनर्जी, H2 एंथैल्पी, और G2 नई गिब्स फ्री एनर्जी हो चुकी है।
तो एक स्टेट से हमारा सिस्टम एक नई कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन थी उसके पास, अभी एक नई कंडीशन में चला गया। ये इस बारे में हमें किसने बताया कि ये ओल्ड कंडीशन थी और ये न्यू कंडीशन में आ चुका है। वो ये हमें बताया विद द हेल्प ऑफ योर स्टेट फंक्शंस की वैल्यू देख के। ओके, या हमने इन्हीं फंक्शंस को क्या कहा, स्टेट वेरिएबल्स कहा। यस और नो? पर कब हम इन वेरिएबल्स को स्टेट फंक्शन कहेंगे ये हमें देखना है। लेट्स हैव अ लुक। तो देखिए, तो स्टेट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं, अब हम मैम इसकी डेफिनेशन आपको देंगी, फिर इसके बारे में आपको समझाएंगे कि ये क्या होता है। तो अगर हम बात करें स्टेट फंक्शंस की, तो वी कैन से स्टेट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। तो देखिए, ये आपने इनिशियल स्टेट ली थी, है ना, ये ओल्ड जो थी आपकी इनिशियल कंडीशन थी, और आपने देखा भी आपके पास एक फाइनल सिचुएशन आ रही है। तो इनिशियल से फाइनल पे जाने तक, है ना, तो ये वो फंक्शंस हैं जो किस किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एक इनिशियल पोजीशन पे और एक डिपेंड कर रहा है ऑन द फाइनल पोजीशन पे। अब ये किस पे, मैम ने आपको ये नहीं बताया कि किस तरीके से आपने चेंज को लेके आया, ये मैम ने अभी तक आपसे डिस्कस नहीं करा। ये सुनो कि ये मेरे पास एक बॉटल थी स्टार्टिंग में, ओके, अब इस बॉटल के अंदर मैंने अगर पानी को कम कर दिया, मैंने पानी पी लिया, ठीक है, और अब आप देखेंगे इसके अंदर वॉल्यूम कम हो चुका है। तो अब ये इसकी एक नई कंडीशन है। तो मैं अगर आपको पहली कंडीशन बता रही हूँ और मैं आपको अब लास्ट कंडीशन दिखा रही हूँ जब इसके अंदर वॉल्यूम कम हो चुका है, बट मैं ये नहीं बता रही कि ये किस तरीके से कम हुआ, क्या ये मैंने यहाँ पे पानी फैलाया या मैंने पानी पिया, तो ये इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ये तो इस पे डिपेंड कर रहा था कि वॉल्यूम पहले कितनी है और अब वॉल्यूम कितनी हो चुकी है। यस और नो? इस पे फर्क नहीं पड़ता कि किस तरीके से ये वॉल्यूम के अंदर चेंज आया, हार्डली मैटर्स। हमें ये फर्क नहीं पड़ रहा कि आपने पूरा पानी फैला दिया या पूरा पानी पी लिया या आधा पानी पिया, नो, हमें बस ये पता चल रहा है कि हाँ, नया सिस्टम, ये एक नया कंडीशन बन चुका है क्योंकि वॉल्यूम में चेंज आ चुका है। तो ऐसे फंक्शंस जो खाली किस पे डिपेंड करते हैं कि इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है, बट इस पे नहीं डिपेंड करते कि वो किस तरीके से ऑब्टेन करी गई है। सो डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। Okay guys, so what I can say, these are not depend on path, so not depend on path, ये पाथ पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहे। ऐसे फंक्शंस को हम क्या नाम देंगे, एज योर स्टेट फंक्शंस का नाम देंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? क्या सबको समझ आया स्टेट फंक्शंस क्या होता है? तो चलिए आगे देखते हैं एंड लेट्स डिस्कस मोर अबाउट दिस। हाँ, तो अब हमने कहा क्योंकि ये किस किस पे डिपेंड कर रहे हैं। अब देखिए, whenever you are going to write for the state function, ठीक है, तो स्टेट फंक्शंस के लिए, स्टेट फंक्शंस अगर हमने लिख लिया फॉर एग्जांपल योर इंटरनल एनर्जी, अभी मैम सब कुछ आपको इंटरनल एनर्जी के रिस्पेक्ट में बता रही है। तो इंटरनल एनर्जी जैसे मैम ने यहाँ पे लिखा था, ये क्या है आपका स्टेट फंक्शन, तो यहाँ पे हमने ई लिखो इंटरनल एनर्जी को, और यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग यू भी लिख सकते हैं, है ना। तो अगर हम किसी स्टेट फंक्शन को कह रहे हैं तो हम उसका क्या लिख सकते हैं, सबसे पहली बात तो हम उसका चेंज लिख सकते हैं। वी कैन राइट इट्स चेंज इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा, है ना। सो अगर आप डेल्टा के टर्म्स में उसको लिख सकते हो, सो व्हाट यू कैन से, यहाँ पे डेल्टा यू की बात कर सकते हो, क्योंकि इनिशियल अगर आपको डेल्टा निकालना है तो चेंज निकालना है, डिफरेंस निकालना है। सो डिफरेंस विल बी फ्रॉम द फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन कर सकते हैं, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये आपको क्या बताएगा, डिफरेंस बताएगा। सो व्हाट यू कैन राइट हियर, आप यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन या फाइनल इंटरनल एनर्जी होगा U2, इनिशियल पोजीशन मींस इनिशियल इंटरनल एनर्जी होगा इनिशियल I, सो दैट इज योर UI। UF को इसको लिख दीजिए UF, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब भी आपके पास कोई फंक्शन स्टेट फंक्शन है, तो सबसे बड़ी बात आप उसका डेल्टा लिख सकते हैं। ओके, और ये जो डेल्टा है आप इसको क्या लिख सकते हैं, अगर आप इसको स्मॉल चेंजेस में लिखना चाहते हैं, ये क्या दिखा रहा है आपको, स्मॉल चेंज। जो स्मॉल चेंज हो रहे हैं उसको आप किस फॉर्म में लिखते हैं, डिफरेंशियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। और आप इन छोटे छोटे चेंजेस को जब इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम योर लोअर लिमिट इनिशियल लिमिट टू द फाइनल पोजीशन, तो ये आपको किसके बराबर मिलता है, आपको ये डेल्टा यू के बराबर ही मिलता है।
तो जिस तरीके से आपने देखा टेम्परेचर इज योर स्टेट फंक्शन, तो आप टेम्परेचर को क्या लिख सकते हो, अगर आप इसका इंटीग्रेट करेंगे इसका डिफरेंशियल का, सो यू विल गेट इट इक्वल्स टू योर चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर किसके बराबर होगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये हम उन्हीं के लिए लिख सकते हैं जो हमारे कौन से फंक्शंस होते हैं, ओनली वैलिड फॉर स्टेट फंक्शंस। ये जो हमने लिखा दिस इज ओनली वैलिड फॉर स्टेट फंक्शंस। इज इट क्लियर गाइस? ये किसके लिए वैलिड है, आपके स्टेट फंक्शंस के लिए ही वैलिड है। क्या सब लोगों को यहां तक समझ आ गया? तो पैरामीटर्स विच आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली डिफाइन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, ये हमने देखा स्टेट वेरिएबल है और ये स्टेट फंक्शंस पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहे। ठीक है, हम अपने स्टेट फंक्शंस को डिफरेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आखिरकार कब हम अपने फंक्शन को स्टेट फंक्शन कह रहे हैं। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल मैम यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देके बता रही है। आपने ये स्टार्ट करी कोई इनिशियल पोजीशन से, आप अपने घर पे थे, ठीक है, ये आपका स्वीट सा होम बना दिया हमने, ठीक है, ये स्वीट होम हो गया आपका। तो आप अपने होम में थे, ठीक है, ये आपकी इनिशियल पोजीशन थी। ओके, अब आप यहाँ पे कहाँ चले गए, आप ये चले गए अपने कहाँ पे, कॉलेज में। सो दिस यू एंटर्ड इन योर स्कूल और यू एंटर्ड इन योर कॉलेज। ओके, सो ये आप चले गए अपने स्कूल में, ठीक है, हमने ले लिया स्कूल। तो ये आपकी हो गई फाइनल पोजीशन। तो अब आपने इनिशियल पोजीशन यहाँ से स्टार्ट करा, ये होम हो गया आपका इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन हो गई आपकी एस। अब जैसे आप इनिशियल होम से फाइनल पोजीशन पे जा रहे हैं, एक पहले आपने क्या करा, ये फर्स्ट पाथ को ट्रेवल करा। ओके, तो आप यहाँ पे पहुंचे और ये आपने सेकेंड पाथ को ट्रेवल करा लाइक दिस। तो फर्स्ट पाथ पे आपने देखा कि आप कौन से पोजीशन पे गए, 1 से लेके आप गए एच से, आप यहाँ पे क्या करा, आपने रेस्ट करा, या आप मान लीजिए अपने एक फ्रेंड के घर गए, आपने एक F1 फ्रेंड के घर गए और फिर आप चले गए स्कूल। ठीक है, ये आपने तो फर्स्ट पाथ, ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट पाथ देखा आपने किस तरीके से कवर करा, ये हो गया आपका फर्स्ट पाथ। आपने किस तरीके से कवर करा, पहले आप घर से अपने फ्रेंड के पास गए, F1 फ्रेंड के पास, और F1 फ्रेंड से फिर आप स्कूल चले गए। यहाँ पे जो डिस्टेंस आपने कवर करा ये हमने ले लिया x1, और यहाँ पे जो आपने डिस्टेंस करा ये हम कवर करा, हमने ले लिया उसको x2। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू गाइज? क्या ये वाली बात सबको समझ आई है ना? ओके, अब हम एक और पाथ ले लेते हैं, एक सेकेंड पाथ की हमने बात करी। सेकेंड पाथ में क्या था कि पहले आप इनिशियल से कहा गए, आप अपने एक और फ्रेंड के घर गए, दैट इज नाउ योर F2 फ्रेंड। F2 फ्रेंड के बाद मिलके आप दोनों मिलके कहाँ पे चले गए, F3 फ्रेंड के घर गए, और फिर आप सब मिलके इकट्ठे स्कूल चले गए। यहाँ पे आपने जो डिस्टेंस कवर करा वो आप देख सकते हैं, एक बार आपने x, इसको क्या मान सकते हैं, अब आप मान लीजिए इसको x3 है ना, इसको आपने x3 डिस्टेंस कवर करा, यहाँ पे x4 डिस्टेंस कवर करा, और यहाँ पे आपने x5 डिस्टेंस को कवर करा। ओके, सो अगर हम बात करें, सो आई थिंक यहां तक सबको क्लियर है कि आपने पाथ 1 में क्या करा और पाथ 2 में क्या करा। सो अगर हम पाथ 1 की बात करें, सो पाथ 1 हमने कैसे कवर करा, जब हमने ये x1 डिस्टेंस कवर करा, सो यू कैन से दिस डेल्टा x1, दिस इज योर डेल्टा x2, कितना चेंज है, यहाँ पे ये डेल्टा x3 लिया, यहाँ डेल्टा x4, यहाँ डेल्टा x5। सो अगर हम पाथ 1 की बात करें तो पाथ 1 में हमारे पास क्या है, आपका डेल्टा x1 भी है और डेल्टा x2 है, इतना आपने चेंज करा है ना। सो दिस मच ऑफ डिस्टेंस यू हैव ट्रेवल्ड। अब डेल्टा x1 क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, सो फाइनल इज योर F1 फ्रेंड माइनस इनिशियल आपका होम था, है ना, प्लस यहाँ पे फाइनल क्या था S, और इनिशियल क्या था आपका F1 फ्रेंड था। यहाँ पे आप देख लीजिए आपके पास क्या आ जाएगा, सो व्हेन यू आर गोइंग टू कैंसिल दिस आउट, सो आपके पास आ जाएगा क्या, आप देख सकते हैं S माइनस H आपके पास आ रहा है, यस और नो। तो आपके पास ये फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन आ रही है। स्कूल आपकी फाइनल पोजीशन थी और होम आपका क्या था, इनिशियल पोजीशन। क्लियर? ये हमने पाथ 1 की बात करी। सिमिलरली वी कैन टॉक फॉर योर पाथ 2। अब हम पाथ 2 की बात कर लेते हैं। सो पार्ट 2 में आपने क्या क्या ट्रेवल करा, यू हैव सीन डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 प्लस डेल्टा x5 आपने ट्रेवल करा। अब डेल्टा x3 की बात करेंगे तो ये क्या है, F2 माइनस होम प्लस x4 क्या है, F3 माइनस F2, और 5 क्या है, डेल्टा x5 इज स्कूल माइनस F3, यही है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दीज ऑल गोइंग टू गेट कैंसिल आउट, FF कैंसिल हो गया, सो व्हाट यू आर अगेन गोइंग टू गेट S माइनस H, है ना। S क्या है, स्कूल आपका फाइनल है, और होम आपकी कौन सी पोजीशन थी, इनिशियल स्टेट थी।
होम क्या थी? आपकी इनिशियल स्टेट। इज इट क्लियर हुआ सब लोगों को? तो अब हम क्या कह सकते हैं, चाहे आप पाथ 1 की बात करें, चाहे आप पार्ट 2 की बात करें, दोनों में जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल करा पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ये आप देख सकते हैं एक्चुअल में जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या है आपका s माइनस h है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी जो फाइनल रिजल्ट है दैट इज योर s माइनस l. सो इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन योर पाथ. तो ये आपका वो पैरामीटर है, फॉर एग्जाम्पल आपने फिजिक्स में पढ़े थे, जस्ट लाइक योर डिस्टेंस एंड योर डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट आपका पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, बट डिस्टेंस इज गोइंग टू बी डिपेंड ऑन योर पाथ. सो जस्ट लाइक दैट स्टेट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं. आपने कौन सा पाथ लिया इन घर से स्कूल जाने के लिए, दोनों ही केस में ये वैल्यूज आपकी क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं. सो ऐसे फंक्शंस हमारे कहलाएंगे एज योर पाथ फंक्शंस. इज इट क्लियर एवरीवन? क्या ये सब लोगों को क्लियर हुआ that what is your state functions and what is your path function? So what I can say that this particular function, ये जो मेरा function है x, this is going to be known as my path state function. क्योंकि ये किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, it's not dependent on your the path which you have chosen. Clear? तो चलिए आगे देख लेते हैं. तो हमने कहा यहाँ पे, so what we can say, path independent means that difference in the state functions will be same. है ना? तो जो डिफरेंस आया वो आपने देखा सेम आ रहा है दोनों ही स्टेट्स के लिए, चाहे दोनों पाथ 1 पार्ट 2 दोनों में जो डिफरेंस आया वो सेम था. तो ऐसे फंक्शंस हो गए आपके क्या, स्टेट फंक्शंस, एंड दीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन पाथ. है ना? सो दीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन पाथ ट्रेवल. ठीक है, तो कौन सा पाथ आपने चूज करा उस पे डिपेंड नहीं कर रहे. सो सच फंक्शंस आर नोन एज द स्टेट फंक्शंस. इज इट क्लियर? क्या सबको स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हुई गाइस? चलिए एक और मैम ये आपको एग्जाम्पल से शो करेंगी. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस पोजीशन ए की बात कर रहे हैं और पोजीशन बी की बात कर रहे हैं, है ना, तो देखिए ये फर्स्ट प्रोसेस हो रहा है. तो यहाँ पे जो आपके पास चेंज इन, अगर हम यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे कुछ प्रेशर था पी ए था यहाँ पे प्रेशर, और यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया आपका पी बी, यहाँ पे प्रेशर हो गया आपका पी बी. अब आप भले फर्स्ट पाथ से जाइए, देखिए अब आप ये डिफरेंट डिफरेंट पाथ ले रहे हैं. कौन कौन सा पाथ ले रहे हैं? एक बार आपने ये ब्लू वाला पाथ लिया, ओके, एक बार आप ले रहे हैं कौन सा पाथ, एक बार आपने ये लाइट ब्लू वाला पाथ लिया, ठीक है, एक बार आप ले रहे हैं ये ग्रीन वाला पाथ, आपने ये ग्रीन वाला पाथ लिया, एक बार आप ले लेंगे ये येलो वाला पाथ. सो व्हाट यू कैन सी, अलग अलग पाथ है आपके पास. आप चाहे किसी भी पाथ से ट्रेवल हो, आपका मन कर रहा है येलो वाले का, किसी का मन कर रहा है ग्रीन वाले पाथ से ट्रेवल करने का, तो आप किसी भी पाथ से ट्रेवल हो, जब आप प्रेशर का चेंज निकालेंगे, चेंज इन प्रेशर, सो हाउ यू आर गोइंग टू राइट. अगर आप येलो वाले पाथ से ट्रेवल करते हैं तब भी आप यही लिखेंगे पीबी माइनस पीए. अगर आप ग्रीन वाले पाथ से ट्रेवल करते हैं तब भी आप यही लिखेंगे दैट चेंज इन प्रेशर इज पीबी माइनस पीए. तो चाहे आप येलो पाथ से ट्रेवल करें चाहे ग्रीन पाथ से, दोनों के अंदर जो चेंज इन प्रेशर है दैट विल रिमेन सेम. सो व्हाट वी कैन से कि दिस इज गोइंग टू शो यू कि ये जो डेल्टा पी है ये क्या बन चुका है आपका, दिस इज नोन एज योर स्टेट फंक्शन, क्योंकि ये डिपेंड ही नहीं कर रहा कि आप कौन से पाथ से ट्रेवल करना चाह रहे हैं. इज इट क्लियर गाइस? सो हम देख सकते हैं चाहे आपका प्रेशर हो, चाहे आपका वॉल्यूम हो, नंबर ऑफ मोल्स हो, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एंड चेंज इन एंट्रोपी, ये सारे ही प्रोसेस प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2, ये जितने भी प्रोसेस आप करा रहे हैं चाहे किसी भी पाथ से आप ट्रेवल करें उनके लिए सेम होने वाले हैं. इज इट क्लियर? सो सच फंक्शंस आर गोइंग टू बी नोन एज द स्टेट फंक्शंस. आई थिंक अब आप सबको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि स्टेट फंक्शंस हम किन्हें कहते हैं. ओके, सो लेट्स गो अहेड और हम आगे कुछ और नए टर्म्स को पढ़ेंगे. दैट इज व्हाट इज योर पाथ फंक्शन. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट पाथ फंक्शन हम किसे कहेंगे. सो अदर देन ऑल द फंक्शंस, अदर देन योर हीट एंड वर्क, तो हीट और वर्क को छोड़ दीजिए,
इनके अलावा जितने भी थर्मोडायनेमिक्स के फंक्शन हैं, all functions are going to be known as your state functions other than your path, heat and work. तो heat और work आपको पता होनी चाहिए are the only two functions जो किस पे डिपेंड करेंगे, ऑन द पाथ ट्रेवल, डिपेंड ऑन पाथ ट्रेवल। ओके, उस बेसिस पे इनकी वैल्यू भी डिफरेंट होती है कि कौन सा पाथ चूज करा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप आगे चल के पढ़ेंगे, हमारे पास कुछ प्रोसेस होते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, कुछ प्रोसेस होते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से प्रोसेस से करा रहे, किस पाथ से मूव कर रहे हैं, आपके वर्क की जो वैल्यू होगी दैट विल बी डिफरेंट फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस एंड फॉर योर इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये डिपेंड करेंगे कि आपने कौन सा पाथ को चूज करा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो पाथ फंक्शंस होते हैं, फॉर पाथ फंक्शंस के लिए आप कभी भी चेंज को नहीं लिख सकते। यू कैन नॉट राइट लाइक दिस दैट डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू चेंज इन डी डब्ल्यू, ये आप कभी भी नहीं लिख सकते हैं। ओके, दैट इज दिस इज नॉट इक्वल्स टू योर, आप इसको डब्ल्यू फाइनल माइनस डब्ल्यू इनिशियल जो है ये आपका सॉरी ये जो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करके आप इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल, ये आप कभी भी नहीं लिख सकते फॉर योर पाथ फंक्शंस बिकॉज इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन योर इनिशियल एंड फाइनल, बल्कि ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा पाथ को चूज किया है। तो कभी भी आप अपने पाथ फंक्शंस को यू कैन नॉट राइट इन टर्म्स ऑफ डेल्टा, आप इनको डेल्टा के टर्म्स में कभी भी नहीं लिख सकते। आप हमेशा देखेंगे आप इनको किस चेंज में लिखते हैं, डी डब्ल्यू या डी क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, dw or dq, and this dw and dq will not be equals to your delta w. You cannot write like this. Okay, so this is not valid to write delta w and delta q. You never write like this. You always prefer to write like dw and dq. Okay, so we talk about their small changes. तो ये हमें पता होनी चाहिए इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर पाथ फंक्शंस जो इनिशियल और फाइनल पे नहीं बट ऑल्सो डिपेंड ऑन योर पाथ। और ये कौन से दो फंक्शंस हो गए हमारे, हीट और वर्क हो चुका है। आई थिंक यहां तक आप सबको समझ आ गया कि कौन से फंक्शंस को हम पाथ फंक्शंस बोलते हैं और कौन से फंक्शंस को हम स्टेट फंक्शंस बोलते हैं। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? और जो हमने पढ़ा कि क्या क्या टर्म्स थे, योर सिस्टम, सराउंडिंग, टाइप्स ऑफ सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। नाउ आफ्टर दिस लेट्स हैव अ लुक। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ये जो प्रॉपर्टीज है हमारे पास, इनको हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। क्या है ये दोनों कैटेगरीज, इनको हम समझते हैं। ओके, सो लेट्स सी। एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं एज योर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या होती है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है which is not dependent on mass. Okay, which is dependent, sorry, extensive. Okay, one is your intensive. So you can say intensive is, in is written. So it is independent. Independent on mass. जो mass पे depend नहीं करेगी. And extensive is, we can write like dependent on mass. तो extensive क्या हो गई? Which is dependent. So, ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं एक्सटेंसिव, और जो डिपेंड नहीं करेंगी वो हो जाती है इंटेंसिव, मींस इंडिपेंडेंट ऑन मास। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे हम बोल रहे हैं कि कोई चीज डिपेंडेंट है और कोई चीज इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैम आपसे कहें कि आपने क्या करा, आपने एक बाल्टी में, ओके, आपने एक बकेट में क्या भर दिया, पानी भर दिया। Okay, so what you have filled in a bucket is water. या आपने वाटर ले लिया बकेट के अंदर। ओके, और एक तरफ आप देख रहे हैं आपने क्या ले लिया बकेट के अंदर, यहाँ पे भी आपने बकेट में क्या करा, वाटर ले लिया। ओके, सो इधर आप ले लीजिए, वेट, एक और सिचुएशन मैम आपको दे रहे हैं।
सो व्हाट यू कैन सी, हाँ देखिए, तो एक हमने बकेट ले ली, लेट्स हैव एन एग्जांपल, एक आपने बकेट ले ली और एक आपने क्या ले लिया, ग्लास ऑफ वाटर ले लिया. सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर. और ये आपने ले लिया क्या, बकेट. ओके, सो ये आपकी बकेट हो गई. लेट्स कलर दिस ऑल्सो. ये आपने ग्लास में पानी भर लिया, ठीक है. अब आपने एक रिवर वाटर लिया, यहाँ पे आपकी ये रिवर थी. सो व्हाट यू हैव इज दिस रिवर वाटर. आप इस रिवर वाटर के पास गए और आपने क्या करा, यहाँ से पानी भर लिया, ठीक है. अब जैसे ही आपने बकेट और ग्लास में पानी भरा, तो सबसे पहले ये बताइए, क्या इस बकेट के अंदर, किसके अंदर वेट ज्यादा होगा, किसके अंदर वेट ज्यादा होगा, या हम कहें किसके अंदर आपके पास वॉल्यूम ज्यादा होगी, किसका मास ज्यादा होगा. तो ये सारे आंसर्स आपको करने हैं कमेंट सेक्शन में. बकेट और ग्लास में से किसकी वॉल्यूम ज्यादा है, किसका मास ज्यादा है. ऑब्वियसली बात है, आप सबको दिख रहा है कि आपने बकेट में बहुत ज्यादा पानी लिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे आपकी बकेट का जो मास है ना, वो ज्यादा है, और बकेट के अंदर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी है वो भी ज्यादा है ना. तो अब हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम और वॉल्यूम को हम कंपेयर कर पा रहे हैं कि किसके अंदर वॉल्यूम ज्यादा है और किसके अंदर वॉल्यूम कम है. तो ये किस पे डिपेंड कर रही है, आपके मास पे डिपेंड कर रही है कि आपने कितना पानी वहां पे लिया हुआ है. बट तो वॉल्यूम इज अ कैटेगरी ऑफ, वॉल्यूम क्या बन चुका है यहाँ पे आपका, यू कैन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बन चुका है ना. तो हम वॉल्यूम को क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हमने वॉल्यूम को बोल दिया है एज योर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ओके, क्योंकि इन दोनों के अंदर यहाँ पे डिफरेंट वॉल्यूम है, यहाँ पे भी आपकी डिफरेंट वॉल्यूम है. तो वॉल्यूम डिपेंड कर रही है कि आपने किसके अंदर कितना मास लिया. एक के अंदर हम मान रहे हैं कि वॉल्यूम हो गई आपकी V1, तो यहाँ पे हमने कहा कि बकेट के अंदर आपकी वॉल्यूम हो गई V1 और ग्लास के अंदर हो गई वॉल्यूम V2, एंड वी कैन इजीली से कि V1 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन V2, क्योंकि आपने वॉल्यूम ज्यादा भरी है, किसके, आपने मास ज्यादा भरा है बकेट के अंदर एज कंपेयर टू ग्लास के अंदर. तो बकेट के अंदर ज्यादा पानी आया, ग्लास के अंदर कम पानी आया, है ना. इस तरीके से हमने कहा कि ये मास पे डिपेंड कर रहा था वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बन गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. बट अगर मैम आपसे पूछें कि जो टेम्परेचर इस पानी का, जो भी टेम्परेचर इस पानी का आपके बकेट में था, ओके, सो लेट्स टेक अनदर कलर. और अब मैम आपसे पूछिए, जो टेम्परेचर इस बकेट का पानी में था, क्या वही टेम्परेचर जो है पानी का इस ग्लास में भी होगा, यस और नो. तो आप ये कह सकते हैं दोनों के अंदर जो टेम्परेचर है वो क्या है, सेम है. चाहे आप बकेट लें चाहे आप ग्लास लें, दोनों के अंदर टेम्परेचर की वैल्यू क्या रहेगी, सेम. सो टेम्परेचर डिपेंड ही नहीं कर रहा कि आपने कितना पानी लिया हुआ है. टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी हो गई, ये हो गई आपकी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ये नहीं डिपेंड कर रही कि आपने कितना ग्लास में पानी लिया है या आपने कितना बीकर में पानी लिया है. तो सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी जो डिपेंड ही नहीं करेगी मास पे, ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. इज इट क्लियर, इज इट क्लियर एवरीवन. तो अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करें, है ना, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमने देखा ये किस पे डिपेंड कर रही थी, मास पे डिपेंड कर रही थी, है ना, ये मास पे डिपेंड कर रही है. और अगर हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें, तो ये मास पे डिपेंड नहीं कर रही है ना. दिस इज द मेजर डिफरेंस. हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टोटल वॉल्यूम निकालनी है, सो यू कैन ऐड देम. दीज आर एडिटिव इन नेचर, आप इनको ऐड कर सकते हैं. दीज आर नॉट एडिटिव, आप इनको ऐड करके फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसकी बात करी, वॉल्यूम की, तो अब आप टोटल वॉल्यूम निकाल सकते हो बाय एडिंग V1 प्लस V2. आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, आप निकाल सकते हो बाय एडिंग E1 प्लस E2. आपको चेंज इन एंथैल्पी निकालना है, यू कैन फाइंड आउट बाय H1 प्लस H2. ओके, आपको टोटल मास निकालना है, वेट निकालना है, सो यू कैन फाइंड बाय एडिंग बोथ द वेट, W1 बाय W2. जो भी प्रॉपर्टीज आपकी एडिटिव हैं, आप उनको क्या कह सकते हैं, यू कैन कॉल देम एज योर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. और जो एडिटिव नहीं है वो आपकी क्या बन जाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी. अब देखिए इंटेंसिव क्योंकि मास पे डिपेंड नहीं कर रही, तो ये ऐसे टर्म्स होंगे, फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा होगा मोलर एंट्रोपी. एंट्रोपी तो आपका कौन सा है, एक्सटेंसिव. बट अगर आपने उसके आगे मोलर वर्ड लगा दिया तो वो बन जाएगा इंटेंसिव.
Similarly, molar enthalpy. So this is again your what? Intensive. क्योंकि अब आप एक ही मोल्स की बात कर रहे हैं. You are specifically talking about one mole. है ना, पर्टिकुलर मोल्स. तो आपने मोलर एंथैल्पी, उसको ऑलरेडी मास को फिक्स कर दिया है ना, तो ये हो गया इंटेंसिव. सिमिलरली आप कहीं पे बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर आप लिख रहे हैं तो ये क्या बन जाएगी? इंटेंसिव. ये अब डिपेंड नहीं करेगी मास के ऊपर. और अगर आप ओनली हीट कैपेसिटी लिख रहे हैं, ओनली हीट कैपेसिटी लिख रहे हैं, तो ये किस पे डिपेंड करेगी? ये मास पे डिपेंड करेगी. सो इट विल बिकम एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जब भी आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करोगे, सो व्हाट यू आर गोइंग टू हैव इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ओके, सो अगर आपके पास मास बाय वॉल्यूम आप ले रहे हो, सो ये भी एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है. सो व्हाट यू विल गेट इज द डेंसिटी, एंड डेंसिटी इज गोइंग टू बी योर इंटेंसिव प्रॉपर्टी. Viscosity is going to be your intensive property. So ऐसी property, your pH is going to be your intensive property. Okay, similarly what you have is the molar concentration. आप मोलर कंसेंट्रेशन, जितने भी कंसेंट्रेशन टर्म्स हैं, दीज आर अगेन योर इंटेंसिव प्रॉपर्टी. क्योंकि आपने क्या लिया? मोलर कंसेंट्रेशन. फॉर एग्जांपल, मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम. ओके, अगर आप इसके अंदर क्या कर रहे हैं? डाइल्यूशन कर रहे हैं. सो डाइल्यूशन के साथ साथ आप देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स में भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. सो नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज होंगे, वॉल्यूम भी चेंज होंगे. सो जो न्यू मोलारिटी होगी वो भी क्या होगी? You can say it's not going to be dependent on your mass. अगर आप वॉल्यूम को V/2 कर रहे हो, so नंबर ऑफ मोल्स भी आपके पास वहां पे क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, है ना. So what you get again as you are going to get as your N/V. आप देखेंगे मोलारिटी, मोलालिटी, जितने भी कंसेंट्रेशन टर्म्स हैं, these are going to be what? These are going to be your intensive property. क्या यहाँ तक सबको समझ आया गाइस? एक बार मैम को फटाफट से थम्स अप दे दीजिए. If this much is clear to all of you, so give me thumbs up everyone. Is it clear? तो हमने देखा हम किस तरीके से एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे आपको बता सकते हैं. आई थिंक दिस मच इज क्लियर, और ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा. ओके गाइस, yes or no everyone? So now let's discuss one more thing, one more very important thing जो हमें डिस्कस करनी है. तो देखिए, हमने कुछ टर्म्स देखे, हमने देखा क्या है स्टेट फंक्शन, हमने देखा क्या है पाथ फंक्शन, हमने देखा कौन से आपके स्टेट वेरिएबल्स को हम स्टेट फंक्शंस कह सकते हैं, किसको पाथ फंक्शंस कह सकते हैं, है ना. और देखा दोनों के अंदर डिफरेंस. हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करा, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, और दोनों के बारे में भी स्टडी करा. अब अगर मैम आपसे बात करें कि किस फंक्शन को हम स्टेट फंक्शन कह सकते हैं, उनकी कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं. देयर आर सम इम्पॉर्टेंट कंडीशंस जो हमें पता होनी चाहिए, जो हम किसी फंक्शंस के ऊपर लगा के कह सकते हैं कि यस, दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी नोन एज योर स्टेट फंक्शन. इसको हम समझेंगे. सो लेट्स हैव अ डिस्कशन. तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोई भी फंक्शन को स्टेट फंक्शन कहने के लिए कि इट शुड फॉलो. वो क्या फॉलो करना चाहिए? इट शुड फॉलो वन ऑफ द थ्योरम. और क्या है वो थ्योरम, उसको देख लेते हैं. इट शुड फॉलोज योर उलर्स थ्योरम. ये इसको फॉलो करना चाहिए. जो भी आपका इस उलर्स थ्योरम को फॉलो करेगा, उसी को हम कहेंगे स्टेट फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या कहती है. व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? क्या है ये उलर्स थ्योरम? इसको देखेंगे. देखिए ये थ्योरम क्या कहती है. जब आप फॉर एग्जाम्पल आपने एक फंक्शन ले लिया f, आपने एक स्टेट फंक्शन ले लिया f, आप कह रहे हैं कि वो किस किस पे डिपेंड है. सो आई कैन से f इज डिपेंडेंट ऑन. f किस किस का फंक्शन है? f इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. ये आपने कहा कि ये जो कैपिटल F आपने लिखा वो किस किस का फंक्शन है? टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है. सो कैपिटल F इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो जब कैपिटल F आपका इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सो हाउ वी कैन राइट इट लाइक दिस. तो देखिए हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखेंगे. अगर ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाइड होता है किसी भी फंक्शन के लिए, तो ऐसे ही फंक्शन को हम बोलते हैं एज योर स्टेट फंक्शन. क्या एक्सप्रेशन है इसको हम देखते हैं. तो देखिए अगर आप पार्शियल डिफरेंशियल, दिस इज नोन एज द पार्शियल डिफरेंशियल, अगर आप पार्शियल डिफरेंशियल लेंगे f का,
किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं? टी के रिस्पेक्ट में, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट. Okay, so what I can write if you are taking the partial differential of f with respect to t. So what I am writing, partial differential of x. Okay, so what I can write here, मैम इसको language में भी लिख रही हैं. So how you are going to call it? ये आपने लिया partial differential of f with respect to t. Okay, keeping volume constant. ये आपने करा सबसे पहले. आफ्टर दिस आप क्या करते हो? आप इस पूरे का डिफरेंशियल कर देते हो. नाउ विद रिस्पेक्ट टू v, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट. ओके, अब आपने क्या करा? दोबारा से ये जो डिफरेंशियल आया, अगेन यू आर डूइंग द पार्शियल डिफरेंशियल. अगेन पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ द अबव फंक्शन with respect to, now this time with respect to volume, keeping temperature constant. अब क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं. इज इट क्लियर? ये एक्सप्रेशन सबको लिखने आया क्योंकि हमने कहा अगर f एक स्टेट फंक्शन है, f इज डिपेंडेंट. अब हम कैसे कहेंगे कि f एक स्टेट फंक्शन है? हमें नहीं पता, ये f कुछ भी हो सकता है. हम उस f को तभी स्टेट फंक्शन कहेंगे जब ये वाला जो आपका पैरामीटर होगा ये किसके बराबर जाएगा? दिस शुड बी इक्वल्स टू द पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट. दोबारा से डिफरेंशियल करिए, बट दिस टाइम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट. इज दिस क्लियर? एक बार यहाँ पे इस पूरे फंक्शन को पहले वॉल्यूम कांस्टेंट करके रखना है, फिर टेम्परेचर, फिर इस फंक्शन को पहले टेम्परेचर और फिर वॉल्यूम को लेके कांस्टेंट करना है. अगर ये दोनों वैल्यूज किसी भी फंक्शन के लिए सेम आती हैं, इफ कोई फंक्शन इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, देन दैट फंक्शन इज अ स्टेट फंक्शन. तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे? वी आर गोइंग टू कॉल इट एज द स्टेट फंक्शन. इज इट क्लियर? अगर कोई इस चीज को फॉलो कर रहा है तभी हम उस फंक्शन को स्टेट फंक्शन कहते हैं, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं एज यूलर्स थ्योरम. ओके, सो ये मैम आप सबको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगी. सो लेट्स हैव अ लुक. तो मैम आप सबको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रेशर. अगर हम प्रेशर की बात कर लेते हैं, इस प्रेशर इज अ स्टेट फंक्शन. क्या आपका प्रेशर जो है वो स्टेट फंक्शन है या नहीं, है ना? सो वी नो फ्रॉम योर आइडियल गैस इक्वेशन, हम सब जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, दैट PV इज इक्वल्स टू nRT, है ना? तो हम यहां से लिख सकते हैं दैट प्रेशर इज अ फंक्शन. ये दोनों तो कांस्टेंट है. हम कह सकते हैं प्रेशर किस किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर और वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है. तो प्रेशर किस किस का फंक्शन है? टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है. अब हमें जानते हैं ये चीज हम कब कह सकते हैं? जब हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएं, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, एंड अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट. अगर ये पूरा का पूरा टर्म मेरा किसके बराबर निकल जाता है? पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, एंड अगेन इट्स पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट. अगर ये दोनों वैल्यूज मेरी सेम आ जाती हैं तो हम क्या कहेंगे कि यस, हमारे पास जो प्रेशर है वो एक तरीके का क्या है? स्टेट फंक्शंस. तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या ये सेम आ रही है या नहीं. तो सबसे पहले हमें पता है हाउ वी कैन राइट द P, है ना? सो यू नो P इज इक्वल्स टू व्हाट? अगर फॉर योर N इज इक्वल्स टू 1, आपने 1 मोल्स की बात कर ली, सो व्हाट यू कैन राइट इट एज RT बाय V. आप प्रेशर को क्या लिख सकते हैं? एज योर RT बाय V के फॉर्म में लिख सकते हैं. सो हम यहाँ पे प्रेशर को लिख लेते हैं एज योर RT बाय V. ओके, और आप इसका क्या कर रहे हैं? सबसे पहले आप इस पूरे टर्म का डिफरेंशियल कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट. तो जैसे आपने इसका डिफरेंशियल करा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा हुआ है, सो व्हाट यू आर गोइंग टू हैव R बाय V आपके पास आ जाएगा, है ना? अब आपके पास ये आ गया. नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप इस पूरे का डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम. यस और नो? अब आपको इस टर्म का निकालना है, तो आपने पूरे टर्म का क्या करा? डिफरेंशियल करा विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कीपिंग योर टेम्परेचर कांस्टेंट. सो व्हाट यू कैन सी, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? R अगेन आपका कांस्टेंट है,
सो व्हाट यू आर गोइंग टू हैव इज, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा आर बाय वी स्क्वायर. सो व्हाट यू आर गोइंग टू हैव इज माइनस आर बाय वी स्क्वायर आ जाएगा जैसे आप इस टर्म का डिफरेंशियल करोगे. यस और नो एवरीवन, ये आप सबको पता है. r is going to be constant, r को बाहर निकालेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू गेट इज माइनस आर बाय वी स्क्वायर. ये हमने देख लिया फर्स्ट केस के लिए, ये हमने देखा इस फर्स्ट इक्वेशन के लिए. लेट्स सी फॉर नेक्स्ट. नेक्स्ट के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपने पहले प्रेशर की वैल्यू रख दी एज योर, क्या है प्रेशर का टर्म, एज योर आर टी बाय वी, और आपने इसको डिफरेंशिएट करा सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा. सो व्हाट यू आर गोइंग टू हैव एज योर माइनस आर टी बाय वी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा. यस और नो, जैसे आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे आर और टी को बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट है ना, और डिफरेंशिएट करेंगे वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू 1 बाय वी, तो आपके पास क्या आ गया माइनस आर टी बाय वी स्क्वायर. अब दोबारा से आपने क्या करा, इस पूरे का डिफरेंशियल करा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. सो व्हाट यू हैव इज माइनस आर टी बाय वी स्क्वायर का आपने जैसे डिफरेंशिएट करा तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, जब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा सो व्हाट यू कैन से आपके पास माइनस आर बाय वी स्क्वायर आपको मिल जाएगा. सो बोथ साइड यू कैन से आपको क्या मिल रहा है, माइनस आर बाय वी स्क्वायर, माइनस आर बाय वी स्क्वायर. तो हम कहेंगे ये वाला और ये वाला वैल्यू दोनों सेम आ रहे हैं. सो ऐसा फंक्शन p मेरा क्या बन चुका है, ऐसा फंक्शन मेरा बन चुका है एक स्टेट फंक्शन. इज इट क्लियर? क्या ये सबको समझ आया यहाँ तक कि किस फंक्शन को हम स्टेट फंक्शन कह सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज सेशन गाइस. आज हमने पढ़ा कौन से फंक्शंस हमारे स्टेट फंक्शंस है, बाकी का हम अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे. सो अभी बहुत सारे और भी टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने के लिए, जो हम अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करने वाले हैं. So that's all for the today's class and guys you all can follow me on Unacademy. आप मैम की प्रोफाइल पे जाके मैम को फॉलो कर लीजिए, तभी आपको मैम की क्लास के नोटिफिकेशंस मिलेंगे. और मैम को फॉलो करने के लिए मैम की वीडियो का जो अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. आई होप आज के जो टर्म्स मैम ने आपको एक्सप्लेन करे थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स वो आपको समझ आए हों. अभी और भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो अपने हम ऐसे ही एक नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर करेंगे. सो ये हुआ आपका आज का फर्स्ट सेशन. सो थैंक यू एवरीवन फॉर द थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट टर्म. You all guys can subscribe the channel, do press the bell icon and like and share the session. So thank you everyone and take care all of you. Bye bye guys and take care of you. Bye all of you.